Hi everyone, I welcome you all again. Let us start with the lecture. I know you and you know me, and I will not report those rules and the things that I have already discussed. Moving to the topic, what we have to understand today. See, we are going to design this space. We are going to design the environment. For whom we are creating, we should be knowing this. हम किसके लिए बना रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए. Then what are the things that are required for a room that is also needed? वो भी पता होना चाहिए. अगर हमें वो नहीं पता है, then how you will design the space, right? So रूम्स के अंदर एज ए डिजाइनर हमें किस किस को फोकस या किन किन चीजों को फोकस करना होता है. वी हैव टू फोकस विंडो, डोर, डोर के ऊपर के डिजाइन, डोर का कंप्लीट डिजाइन, विंडो, विंडो के कंप्लीट डिजाइन, बेड, बेड के बैक रेस्ट, हेड रेस्ट, फुट रेस्ट, ऐसा कुछ है तो उनमें साइड टेबल, फ्रंट टेबल, दीवान, लाइट, सीलिंग, इलेक्ट्रिकल लेआउट, फर्नीचर लेआउट, mirror, what and where we have to work. So layout is like ये डिजाइनिंग का एक पार्ट है जहां पर आपको डिजाइनिंग करनी होगी. अभी तो आपका जैसे कि ये 1 मंथ का कोर्स तो वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन अगर आपको डिटेल ड्राफ्टिंग समझना है, एलिवेशन प्लान, स्केचिंग एंड 3D मॉडल्स एंड ऑल दो स्टफ, तो वो तो आपको पूरा मतलब कोर्स एक्सटेंड करना होगा डिटेल में चीजें समझने के लिए. प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल लेआउट है, सीलिंग डिजाइन है, बहुत बड़ा कोर्स है ये. So if you want, you can, if you like this class and you're enjoying my sessions, तो फ्यूचर के लिए सोच भी सकते हो. हम तो अभी जो भी पढ़ेंगे थोड़ा ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, because there are so many things and I don't think we will cover every part of question, but I will try to give you the overview of my subject so that in future if you want to continue you can have those ideas. Okay. So what we require? We need window, bed, side table. हमको ये सब में काम करना है. ये पूरा जो है ना, ये सब हमारा कंट्रोल में होता है. सो आपको जो भी डिजाइन करना है, यहाँ तक ये लैम्प भी हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर कौन सा बेटर लगेगा, कौन सा बेटर नहीं लगेगा. कलर कौन से चाहेंगे, कलर में हमने समझा, ये सारे हमारे कंट्रोल में. तो हम लोग कलर, लाइट, डिजाइन, ये सारी प्रॉपर्टीज हमें अपने हिसाब से प्लान करनी होती है. अब बेडरूम फर्नीचर्स में क्या क्या और आते हैं, वास आते हैं. डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो वास होंगे, आपके स्टडी टेबल होंगे, आपके फोटो फ्रेम होंगे, आपका स्टाइल होगा, किस स्टाइल का, किस थीम का, किस कॉन्सेप्ट पे आप डिजाइन कर रहे वो भी होगा. तो बहुत सारी चीजें जिसका आप फोकस करोगे. मैम हम लोग ऐसे ही पहले रैंडमली बेड प्लेस करें या फिर इसको कोई स्टैंडर्ड साइज एंड डायमेंशन में जिसे हमें फोकस करना चाहिए. So there is standard size and dimension, and according to that you have to design all those stuff. But standard size and dimension is a very big topic. We'll not discuss that thing now. What we will discuss, what are the things that basically required for the space. So what are those things? According to the furniture layout, there is certain rules that you should not get banged with any sharp edges. आप चल रहे हो, आपको कोई चीज आपको पैर पे नहीं लगना चाहिए. आप प्रॉपर मूवमेंट कर पा रहे हो रूम में. ऐसे नहीं कि आपको कुछ चीज विजिबिलिटी में सही से दिख नहीं रही है. तो रूम सर्कुलेशन, स्पेस ओरिएंटेशन को हम समझेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट. अब क्लाइंट ने बोला कि मेरा मास्टर बेडरूम है या मेरा बेडरूम है या फिर मेरा स्टडी रूम है, तो स्टडी रूम में आप क्या लगोगे, स्टडी टेबल, एक वर्क स्टेशन बनाओगे. व्हाट इज वर्क स्टेशन? जहां पर काम करते हो. डेस्क, टेबल होता है, शेल्फ्स होंगे. शेल्फ्स नहीं भी हो सकते हैं, ओके, वो हो भी सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते हैं. एक मिनट. सो इस तरह से हम ये चीजें डिजाइन करेंगे. लेकिन किस तरह से? पहला क्वेश्चन है किस तरह से. हमें स्टैंडर्ड डायमेंशन के साथ डिजाइन करना है या फिर हमें क्या बोलते हैं उसे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ आपको स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉलो करना है. लेकिन स्पेस सर्कुलेशन क्या अकॉर्डिंग, सबके घर का साइजेस एक नहीं होगा. लिविंग रूम, बेडरूम, सबके अलग अलग साइजेस होंगे. तो कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन होते हैं बेड के, वो फॉलो करना होगा. साइड टेबल के कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन होते हैं, उन्हें फॉलो करने होते. वार्डरोब के स्टैंडर्ड डायमेंशन होते हैं, उन्हें फॉलो करने होते. ओके, उनके इन सबके बेसिस पे आपको फॉलो करने हैं. अब हम फंक्शनैलिटी पे फोकस करेंगे रेदर देन क्रिएटिंग एस्थेटिक वैल्यू. क्यों? एक बार फंक्शनैलिटी बन गया, आप कंफर्टेबल फील करें, अपने क्लाइंट कंफर्टेबल फील करें, तो फिर तो उनके रिक्वायरमेंट्स जो भी है ऑटोमेटिकली वहां पर हम बैलेंस कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, किसने बोला कि मुझे बस इतना बेड अपने कॉर्नर, अपने रूम में बनाना है. अभी सारे रूम 10x10 का समझ लो. आपका बेडरूम, मेरा बेडरूम 10x10. किसका बेडरूम ऐसा हो सकता है, किसका ओरिएंटेशन बेड यहाँ पर होगा, विंडो के ऑपोजिट होगा,
विंडो के हेड पे ही होगा। कभी भी विंडो के क्लोज आप ये मत रखना, बिकॉज जो नॉइज होगा ना बाहर से ज्यादा आएगा और इंसान को सोने में दिक्कत होगी। तो ट्राई टू चेंज द पोजिशन इन दिस कॉर्नर और इन दिस कॉर्नर। और हाँ, कोई कोई वास्तु भी दिखते हैं, so please look at those things. I'll not come to Vastu, though I'm an expert in Vastu, but still मैं अभी उस मुद्दे पे नहीं आऊंगी। फंक्शनैलिटी फोकस करते, वास्तु इज वेरी बिग टॉपिक। नाउ 10x10 का रूम है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है? 2 बेड चाहिए, सिंगल बेड चाहिए, डबल बेड चाहिए, लार्ज बेड चाहिए। अब उनकी रिक्वायरमेंट के सबको ये भी देखते हैं कि उनका वार्डरोब कितना है, उस कमरे में कौन रहने वाला है, कौन किस एज के लोग रहने वाले। यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द एज रिक्वायरमेंट, यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल स्मॉल स्टफ्स। वंस यू टू गेट ऑन दोज लिस्ट इन योर हैंड, देन क्लाइंट को क्या चाहिए, फिर क्या क्या कहाँ पर चेंजेस होंगे। आपका बेड का बैकरेस्ट चेंज होगा, फिर बेड के पीछे पैनलिंग आएगा नहीं आएगा, कोई पेंट होगा कि नहीं होगा, वो सारी एस्थेटिक वैल्यू पे चले गए। लेकिन एक बार आपका चीज ऑर्गेनाइज हो गया तो फंक्शनैलिटी हमारे लिए इजी हो जाती है। अब प्राइवेसी भी हमें ध्यान रखना होता है, फंक्शनैलिटी के साथ प्राइवेसी को भी ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि आपने बेड खोला और सामने से आप लोग सो रहे हो और लोग ने आपको देखा, तो ऐसा भी नहीं था कि मतलब समझो यहाँ पर जैसे ये वाला बेड का प्लेसमेंट गलत है, कोई यहाँ पर सो रहा है, समझो मास्टर बेडरूम है ये, कंसिडर दिस, और किसी ने दरवाजा खोला, आप लोग कोई सोचो सब लिविंग रूम से डायरेक्ट मास्टर बेडरूम के लिए व्यू नहीं जाना चाहिए, वो प्राइवेसी ब्रीच हो रहा है। सो डोंट कीप लाइक दो स्टफ इन दैट वे। वास्तु का प्रॉब्लम होगा तो क्या करना है, वास्तु वाले को कांटेक्ट करो खुद, या फिर वास्तु वाला कोर्स ले लो, मेरे से सीख लो और मैं उसकी रेमेडीज भी बता दूंगी फिर क्या करना है। लेकिन हम उस पर नहीं आएंगे। क्या करना है, ये साइड में बेड रखने हैं। तो आपके पास ये सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, आप इन सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस के साथ जा सकते हो, इनके प्लेस फर्नीचर्स के हिसाब, प्लेसमेंट के हिसाब से जा सकते हो। आप इसके सर्कुलेशन के हिसाब से जा सकते हो। अब सर्कुलेशन में ना डिस्टेंस मैटर करता है। व्हाट मैटर्स, डिस्टेंस इन द सेंस, अब बेड का जो सर्कुलेशन होना चाहिए वॉल से 2 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। साइड के टेबल का जो डिस्टेंस आपका वार्डरोब से, आपका अगर वार्डरोब स्लाइडिंग डोर है सो 2.5 फीट, स्लाइडिंग डोर नहीं है, ओपनेबल विंडो है तो 3 फीट। ओके, 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए आपके बेड से। ओके, क्योंकि वो जब ओपन होगा तो कंप्लीट एक्सपांशन होगा। एंथ्रोपोमेट्रिक अर्गोनॉमी को भी फॉलो करना है। एंथ्रोपोमेट्रिक अर्गोनॉमी क्या होता है, ये हमारे बॉडी पोस्चर के हिसाब से हम डिजाइन को बनाते हैं एंड वी शुड फील कंफर्टेबल रादर देन डिस्कम्फर्ट। ओके, ऑल दिस, ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ती है। ये होने के बाद ये आपने देख लिया, ऐसे आपने कर लिया, डिजाइनिंग प्लान कर लिया। अब क्लाइंट पूछेगा मटेरियल क्या, मटेरियल ये सारे एस्थेटिक वैल्यू पे फोकस होता है। मेन क्या है, फंक्शनैलिटी। मेन फोकस क्या करना है, फंक्शनैलिटी। What we have to focus, functionality. Now according to that we also have to decide what is the basic requirement for your bedroom, what are the items is required for your bedroom, whether you require window, blinds, table, side table, coffee table, chair, what exactly you are looking for. All those stuff need to be adhere. See, sometimes वो बोलेंगे कि बाजू में आपके साइड टेबल जाएंगे, बाजू में आपके साइड टेबल जाएंगे, कोई बोलेगा ये चाहिए वो चाहिए, तो कैसे इनको मैनेज करोगे आप अगर जगह उतनी बड़ी है नहीं। देन प्लीज टेल देम नो, इट इज नॉट पॉसिबल। या फिर आप कस्टमाइज कर सकते हो, देन इट इज पॉसिबल। डिजाइनिंग में कस्टमाइजेशन अलाउड है, लेकिन रिक्वायरमेंट उतनी है क्या, क्या रिक्वायरमेंट है उस पर फोकस करके आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्पेस का सर्कुलेशन को कोई ब्लॉकेजेस ना हो। साथ ही साथ जो व्यक्ति वहां पर हो उसकी एज क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए बना रहे हो, चाइल्ड के लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, क्योंकि आपको फ्यूचर इंस्टेंसेस सोच के बनाना होगा। कि चलो 4 साल 5 साल मैंने सोच लिया कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, एंड देन फ्यूचर में क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तब क्या करोगे। और इंटीरियर एक बार किसी ने कर लिया ना 5-10 ईयर्स तो वो वैसे ही रखता है। किसकी वजह से पैसे नहीं, क्योंकि हर 10 साल में कोई इंटीरियर, हाँ ज्यादा से पेंट चेंज करेंगे, फर्नीचर कंप्लीट को चेंज करने लगोगे तो तुम डिजाइनर ही अच्छे नहीं थे। सो प्लीज मेक दिस वेरी क्लियर कि आप जब डिजाइन कर रहे हो तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के साथ अपनी डिजाइनिंग स्किल्स को भी मैनेज करो। एलिमेंट ऑफ डिजाइन प्रिंसिपल, डिजाइन को मैनेज करना है, प्लस एप्लीकेशन क्या है, स्पेस का, आप मटेरियल के साथ, कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये सारी चीज उसको बैलेंस करना है। इंटीरियर बहुत टफ नहीं है, लेकिन टफ ये है जब हम उसको अप्लाई करते हैं ना तब लोग फेल हो जाते हैं, बिकॉज वो राइट अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस नहीं पता होते। एंड आई एम देयर टू हेल्प यू, डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू, टू टीच यू। अब क्या है कि मटेरियल सिलेक्शन कैसे करना है। देखो, मटेरियल सिलेक्शन करने के लिए आप थीम वाइज जा सकते हो, सीजन वाइज जा सकते हो, रीजन वाइज जा सकते हो। किसी को कोई
रीजन अच्छे लगते हैं, जैसे राजस्थानी कल्चर बहुत पसंद है, तो राजस्थान रीजन से हम उनके कुछ स्टाइलिंग कलर प्रिंट ऐसे कुछ उठा के अपने कुशन कवर में लगा सकते हो, ऐसी कोई चीज लगा सकते हो। जैसे हमारी लड़कियों के लिए बांधनी कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम लोग कभी भी दुर्गा पूजा हो या फिर सॉरी नवरात्रि हो तो हम बांधनी ज्यादा यूज करते हैं पहनते वक्त। ओके, गुजरात का और राजस्थान इनका तो बांधनी का ही बहुत ज्यादा चलता है। ओके, लेकिन हमने बांधनी का नाम जो सुना है सबने रिलेट कर पाते कि ये यहाँ का है। अब डिजाइनिंग में भी ऐसा कुछ नाम है कि जो हमें याद करना है? हाँ, आपको पैटर्न्स के नाम पता होना चाहिए, बिकॉज क्या जब आप डिजाइन करोगे तो जो सामने वाला जो व्यक्ति होगा, वेंडर होगा, उसको ये पता होना चाहिए कि आप किस किस नाम से चीज को पुकार रहे हो या फिर बोल रहे हो। हर चीज का नाम होता है ना, अगर नहीं नाम होगा तो कैसे चलेगा? तो डिजाइनिंग में कुछ पैटर्न्स है, इनके नाम के हिसाब से। अभी ये पैटर्न आपके क्वेश्चन में भी जा सकते हैं, आपके वॉल्स में भी जा सकते हैं, ये कहीं पर भी जा सकते हैं। ओके, ये वॉल के प्रिंट भी बन सकते हैं, आपके सब फर्नीचर के भी प्रिंट बन सकते हैं, ये कहीं के भी प्रिंट बन, लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक नाम है या कि नहीं है? है, इनके स्पेसिफिक नाम है, जैसे कि इब्रल ट्रेल, हनीकोम, गमास, इसके तो वॉल पेपर भी आते हैं। तो टाइल टाइल प्रिंट, ओके, ये सारे ओम्ब्रे, शेरियन, क्लिंग, मोरक्कन, ये सारी चीजें एक पैटर्न के और नाम है। तो ये पैटर्न के नाम याद कर लो, बहुत काम आएंगे। तो आप ऐसे अपने इंटीरियर के वॉलपेपर में भी वो प्रिंट दे सकते हो बनाने के लिए। कस्टमर साइज वॉलपेपर होता है। ओके, आपको कोई थीम बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ बनाना, हम आएंगे थीम कॉन्सेप्ट पे। ओके, अब स्पेस सर्कुलेशन के हिसाब से हमने ठीक है 2 फीट छोड़ छोड़ के मैंने साइड टेबल बिठा दिया, मैंने सेंटर में बेड बता दिया, मैंने 3 फीट के डिस्टेंस पे, 2.5 फीट के डिस्टेंस पे मैंने वार्डरोब रखा। अब वार्डरोब मेरा स्लाइडिंग है तो 2.5 फीट काफी है या फिर 2 फीट भी काफी है, लेकिन अगर उससे ज्यादा बड़ा है देन व्हाट टू डू, मतलब आपका ओपनेबल डोर है तो फिर फिर आपको 2-3 फीट का डिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा। 3 फीट, क्योंकि कंफर्टेबल इंसान खड़ा रहना चाहिए ना, पीछे से इंसान वॉक करते आना जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैंने खोल दिया यहाँ से भी नहीं आ पा रहे, यहाँ से जा नहीं पा रहे। सो ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पर फेस होनी नहीं चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। सो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट टू फंक्शनैलिटी, फोकस ऑन फंक्शनैलिटी। ओके, डिजाइनिंग तो कोई भी लैमिनेट कुछ भी लगा दोगे चीजें सुंदर लगेगी, लेकिन फंक्शनैलिटी सही नहीं रहा तो डिजाइनिंग फेल है आपकी। आज अच्छा लगेगा, कल आपको सब लोग नाम खराब कर देंगे। अब मटेरियल सिलेक्शन फॉर फर्नीचर या फिर हिस्ट्री ऑफ फर्नीचर की बात करें, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज हिस्ट्री ऑफ फर्नीचर इज वेरी वास्ट टॉपिक, वेरी 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 वास्ट। आपको मैं सिर्फ ओवरव्यू करवा रही हूँ इस टॉपिक का क्या है। डिटेल में तो हम कभी कभी पढ़ लेंगे अगर आगे आपको उसके बारे में और पढ़नी है तो, क्योंकि हमारे पास कुछ और है नहीं पढ़ने के लिए, बहुत ही है। ये जो है ना यही बहुत काफी है, इसमें तो आप दिमाग लगा लगा के क्या ना क्या बना सकते हो, ये बहुत सफिशिएंट होता है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट खत्म होने के बाद आप क्या करोगे? कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट का क्या यूज है? तो ये कोर्स जब आपका खत्म हो जाएगा ना तो आप डिजाइनर कंसल्टेंट कहलाओगे। ओके, यू विल बी कॉल्ड योरसेल्फ डिजाइनर कंसल्टेंट। इंटीरियर डिजाइनर रिक्वायर प्रॉपर डिग्री, so if you are interested to pursue 1 year diploma course, even that is okay, but that is required to be an interior designer. But if you are doing 1 month course, can I call myself interior designer? No. You can only call yourself an interior designer consultant, not interior designer, because interior designer have their own specific rules and powers and educations, and they study lot of things in there, building construction, building service, बहुत सारी चीजें होती है जो आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगी क्या क्या है क्या क्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मटेरियल सिलेक्शन फॉर फर्नीचर कैसे प्लान करें? मटेरियल सिलेक्शन फॉर फर्नीचर हमको देखना होता है हिस्ट्री ऑफ फर्नीचर के अकॉर्डिंग। ओके, आपका रीजन कौन सा है, आप कोई थीम क्रिएट कर, अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया में मेरे ट्रेडिशनल एंड वाइब्रेंट कलर बहुत ज्यादा पसंद है। हेरिटेज कुछ डिजाइन कर रही हूँ तो हेरिटेज के एलिमेंट्स क्या क्या है, मुझे वो सारे एलिमेंट्स को ढूंढ निकालने हैं एंड देन उसके बेसिस में वो चीजें यूज करूंगी। अब वहां पर अगर ह्यूमिड है, फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान में और राजस्थान के हिसाब से मैं इंटीरियर सेट करूँ तो मैं मटेरियल वो यूज करूंगी जो ब्रीदेबल हो, जो कंफर्टेबल हो और जो हल्के हो, देखने में प्लेजेंट लगे, इवन वाइब्रेंट भी फीलिंग दे, अच्छी लगे। ट्रेडिशनल सॉरी हाँ, तो ट्रेडिशनल कुछ इम्प्रिंट कुछ उनके प्रिंट्स हो तो आप वो अपने फर्नीचर में यूज कर सकते हो। अब हम फर्नीचर, ये जो आप जो यहाँ पर फर्नीचर देख रहे हो, जो चेयर देख रहे हो, ये ब्रिटिशर के टाइम का चेयर है, लेकिन इनके जो लेग्स है वो इजिप्शियन एरा के हैं, कर्व लेग्स है। ओके, लायन लेग्स है। तो ये जो चीज है ना, ये एक हिस्ट्री ऑफ फर्नीचर से कहीं ना कहीं चल के आ रहे हैं।
अब हर एक काल में ना अलग अलग सेंचुरी में अलग अलग डिजाइनिंग चलते थे, क्योंकि जैसे जैसे राजा बदलते थे उनकी चॉइसेस बदलती थी, उनकी चॉइसेस से उनके डिजाइनिंग के शेप्स एंड पैटर्न्स भी बदलने लगे और उसके अकॉर्डिंग डिजाइनिंग में एक इवोल्यूशन आता गया। अब ये क्या है, ये फ्रेंच के टाइम पे था या ब्रिटिशर्स के टाइम पे था, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ये आपको ढूंढना है। तो आप कुछ हिस्ट्री ऑफ फर्नीचर्स के बारे में खुद थोड़ा ढूंढ निकाले, ये होमवर्क है। तो सैटरडे में मुझे ये भी चाहिए आपका, पता नहीं कितने सब 2 3 4 5 6 7 तो होमवर्क होंगे आपके। ओके, इसे कहते हैं चेस्टिफाइड बटन वाले सोफा, सबसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं बटन वाले सोफा। ऑटो कैड में आप जब डिजाइन करोगे या फिर आप सॉफ्टवेयर में कभी बनाओगे तो आपके समझ में बोलो बटन वाले सोफा, ऐसे नहीं बोलना है। बी प्रोफेशनल, टेल देम जस्टिफाइड फील्ड। ओके, या अभी ये वाला भाषा ना दुकान वाले को नहीं समझेगा, तो दुकान वाले भाषा में भी आपको पता होना चाहिए इसको क्या कहते हैं। लव सीट, अभी लव सीट बोलोगे तो उनको हंसने को आएगा, लेकिन ये सारी चीजें आप सुन लो, समझ लो। लव सीट क्या है, अभी ये क्या सोफा सोफा है। आप जैसे मुझे चाहिए मुझे इस तरह से, तो आप ये रेफरेंस इमेजेस लेके जा सकते हो, मुझे ऐसा कुछ बनाना है एंड देन उसके बेसिस पे आप बना सकते हो। ये कैब्रियोल, मिड सेंचुरी मॉडर्न सेक्शनल सोफा, कैरमल सेक्शनल सोफा, ये ना मॉडर्न टाइम्स के सोफा है। ओके, मॉडर्न टाइम्स के, ये सारी पुराने हैं। मिड सेंचुरी मॉडर्न हुआ, फिर सेक्शनल सोफा मॉडर्न हो गया। ये ये भी अभी भी चलते आ रहा है, ये बहुत कम हुई थी लेकिन मोस्टली अभी ये होता है क्योंकि देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत कोजी लगता है। लेकिन ये सारी चीज अब जब शादी होती है तो ये वाले चेयर पे ज्यादा लोग बैठते हैं, बहुत सजावट होती है उसमें, लेकिन ये घर में भी होते किसी किसी के। अब कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस मैटर करता है, उसके ऊपर का जो मटेरियल होता है ना वो भी मैटर करता है। मटेरियल कुछ भी हो सकते हैं जो आपको पसंद हो, आप लेदर यूज कर सकते हो, स्पैंडिक्स यूज कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट विच, लेकिन कंफर्टेबल होना चाहिए। क्योंकि अब जैसे अगर मैंने कहा कि राजस्थान में हो और अगर मैंने वहां पर लेदर यूज किया तो लेदर तो बहुत गर्म है, एक जो मटेरियल ना बहुत हॉट मटेरियल होता है, गर्म नहीं, हॉट नहीं बोल सकते, हॉट इन्वायरमेंट के लिए एक और जहां पर बहुत गर्मी क्रिएट कर रहा है तो वो लेदर तो मैं एडवाइज ही ना करूँ, आप कुछ और ले सकते हो, नहीं तो आपको बहुत कम्फर्ट बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा। अब जैसे स्टैंडर्ड डायमेंशन कह रही थी, स्टैंडर्ड डायमेंशन कह रही थी, तो ये क्या है, देखो यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब एक ही ड्राइंग्स है, तो चिल मारो। अभी ये जो है कि ना हमारा स्पेस सर्कुलेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। स्पेस सर्कुलेशन जैसे मैंने प्लान बनाया है, टीवी यूनिट यहाँ पर बनाया, जब किसी का घर होगा, समझो यहाँ पर कुछ वॉल्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ खाली जमीन है, एकदम खाली जमीन, और आपको मैं बोलूं कि आपको एक घर बनाना, तो आप कैसे बनाओगे, आप प्लानिंग करोगे। सबसे पहला पार्ट क्या होगा आपका, प्लानिंग। अब प्लानिंग के साथ फिर क्या करोगे, प्लेसमेंट करोगे। प्लान होने के बाद आप चीजें प्लेस करना शुरू करोगे, लेकिन इन दोनों से पहले कुछ आता है, वो उसको कहते हैं बबल डायग्राम। कैसे क्या कहते हैं, बबल डायग्राम। बबल डायग्राम में क्या होता है, आप स्पेस को डिजाइन करोगे कि यहाँ पर मेरा लिविंग रूम होगा, इतने बाय इतने एरिया में मेरा लिविंग रूम होगा, इसके नेक्स्ट में लिविंग कम डाइनिंग रूम रखूं या फिर मैं ओपन स्पेस रखूं, मैं क्या रखूं, फिर आप वैसे डिस्कस करोगे। फिर आपका ये होगा किचन का। ये अब देखो किचन, जो जैसे आपने यहाँ पर किचन पैरेलल किचन सोचा तो आप यहाँ पर पैरेलल किचन का डिजाइन दोगे, लेकिन अगर आपने यहाँ पर एल शेप का सोचे तो आप एल शेप का बनाओगे। ये किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, ये बस एक रेफरेंस पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पर रखा है आपको समझाने के लिए। आप कलर के साथ अभी जा सकते हो, कुछ थीम सोचा कि मुझे प्राइमरी कलर के हिसाब से किचन का इंटीरियर करना, अभी इन्होंने पूरा ब्राइट कलर रखा है, अच्छा ही है, कोई बात नहीं, लेकिन ब्राइट कलर किचन को नहीं रखते, मैंने आपके रीजंस भी बहुत क्लियर कर दिए। बट क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से कुछ कुछ होते हैं ऐसे क्लाइंट्स की, मुझे तो यही कलर चाहिए, तो आप मैट फिनिश पे जा सकते हो इंस्टेड ऑफ ग्लॉसी फिनिश, बिकॉज ग्लॉसी फिनिश बहुत इरिटेटिंग होता है, आंखों में बहुत लगेगा, तो कुकिंग के वक्त बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा। यस, मूविंग ऑन दिस, अभी क्या है सर्कुलेशन, अभी यहाँ से मेरे को कितना छोड़ना है, 18 इंच, यहाँ से 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 तो कितना भी छोड़ सकते हो आप। टीवी यूनिट से सोफा का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मीटर, एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस, डिपेंडिंग अपॉन द टीवी स्क्रीन साइज। ओके, ये भी मैटर करता है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत छोटा सा लिया और मैं एकदम 1 मीटर के डिस्टेंस में बैठा। जो 45 से 55 स्क्रीन जो होते हैं ना, उसके रिगार्डिंग 1 मीटर से 1.5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, सेंटीमीटर वाइज टू 110 सेंटीमीटर के अबाव या टू 110 सेंटीमीटर। ओके, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर के अबाव ही रखना है कभी भी, तो आंखें खराब हो जाएगी और आपके बॉडी पोस्टर में अर्गोनॉमिकली आप बहुत
आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करोगे। अभी अर्गोनॉमिक्स समझाते नहीं बैठोगे, अर्गोनॉमिक खुद में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। अर्गोनॉमी का बस इतना ध्यान रखना है कि आपको जो भी बनाना है ह्यूमन फ्रेंडली बनाना है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। जैसे कि इजी टू रीच, इजी टू मूव, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वरना क्या होगा, चीजें अगर सही जगह पर नहीं रहेगी आप बार बार दिक्कतों का सामना फेस करोगे। अभी ये जो है इसको कहते हैं एंथ्रोपोमेट्री, ओके, इसे कहते हैं एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री का बड़ा रोल क्या है कि आपका और किसी और का, अभी देखो आपके घर में सब लोग फिट होंगे, नॉट नेसेसरी, कोई बुजुर्ग भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो अभी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं किचन डिजाइन करूँ, या जो वर्किंग वुमेन है या फिर मैन है उनके हिसाब से किचन डिजाइन करूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको पहले ये देखना है कि आपके घर में कोई डिसेबल है या नहीं है। अगर डिसेबल है तो किचन की हाइट का प्लेटफॉर्म कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, और क्या डिसेबिलिटीज है ये भी पता होना चाहिए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर हाइट छोटा है, अभी देखो हाइट छोटा होना डिसेबल नहीं होता, लेकिन हैंडीकैप है कहीं किसी कारण से, या फिर वो ब्लाइंड है, या फिर डेफ है, या फिर ऐसा कुछ है, तो प्रॉब्लम ये है कि चीजें उनके लिए बहुत दिक्कत करेगी। तो आप जो ऐसे डिसेबिलिटीज के साथ होते हैं उनके लिए जो किचन का जो प्लेटफॉर्म हाइट होता है वो 2 फीट 6 इंचेस का रखना होता है, या फिर 2 फीट 4 to 5 इंचेस करो, छोटे हाइट करो, ज्यादा लंबे हाइट का नहीं। ये भी देखो कि वो हाइट में कितने लंबे चौड़े क्या है, वो भी मैटर करता है। तो स्टैंडर्ड साइज तो सबके लिए, फॉर काउंटिंग, आई एम काउंटिंग एवरीवन, ओके, इट इज नॉट कि डिसेबल की बात कर रही हूँ मैं अभी, हम सबके लिए नॉर्मली जो फिट है सब कुछ है, यूनिवर्सल जो स्टैंडर्ड साइज का जो डिजाइन होता है, द हाइट ऑफ किचन प्लेटफॉर्म शुड बी 2 फीट 8 इंच, इससे ज्यादा नहीं हो डिस्कम्फर्ट फील होगा। हाँ, ये भी मैटर करता है कि कितना बड़ा आदमी है, अगर 6-7 फीट का हाइट है तो फिर उसके लिए 2 फीट 8 इंच मतलब डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा। तो आप क्या करो, उसके लिए 3 फीट तक का ले लो, लेकिन 3 फीट से ज्यादा नहीं करना है। 3 फीट एक्चुअली दूसरे यूजर्स के लिए बहुत दिक्कत का काम करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होता है, 2 फीट 8 इंच एंड बस 2 फीट एंड 8 इंच ही, इसके ऊपर नहीं जाना है, दैट इज स्टैंडर्ड। उससे थोड़ा कम हो सकता है, कहां तक, किसके लिए, डिसेबल्स के लिए। डिसेबल्स के लिए कितना होगा, 2 फीट 4 इंच से लेके 2 फीट 6 इंचेस तक, इनके बीच के रेंज पे आप आ सकते हो। ओके, अगर कुछ दिक्कत है तो, क्योंकि आप, और ये भी ध्यान रखना है कि उनके जो चेयर टेबल होंगे वो एडजस्टेबल होना चाहिए, उनके लिए चेयर टेबल एडजस्टेबल होना चाहिए, उनके लिए हर चीज इजीली टू रीच होना चाहिए। और सिर्फ उनके लिए नहीं, आपके लिए भी, क्या चीजें अगर वैसे मैनेज ना हो, जैसे कि आपके सबसे ज्यादा मैक्सिमम चीजें कहाँ यूज होती है, टॉप में यूज होती है, बॉटम में यूज होती है, कि डाउन में यूज होती है। आप डाउन में वो चीजें जाएंगी जो बहुत कम से कम यूज होती है, मीडियम में वो चीजें जाएंगी जो यूज होती है लेकिन टाइम टू टाइम लगती है, टाइम एकदम नहीं इसकी तुरंत, लेकिन ऊपर वाली पोजीशन में जो आपको इंस्टेंटली यूज, फॉर एग्जांपल आपके 3 ड्रॉवर होंगे, ठीक है, टॉप, मिड एंड बॉटम। बॉटम में आप कढ़ाई वढ़ाई सब रखोगे, प्लेट्स रखोगे, मिड में आपने कभी कुछ चाय कप का डिश कुछ ऐसा बना लिया, उसके ऊपर परफोरेटेड रहेगा, जाली रहेगा, वो सारी चीजें अलग हो जाती है। तो ऊपर जो रहेंगे आपकी करची होंगी, लाइटर होगा, या फिर समझो किसको बिस्किट बिस्किट खाने का मन करता है तो बिस्किट भी रख सकते हो। सो ये क्या क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, आपका क्या रिक्वायरमेंट, वो डिजाइनिंग का काम आपका है। वैसे आपको ड्रॉवर्स उसके हिसाब से सेक्शन देने हैं, ओके, लेकिन हैवी चीजें नीचे जाएंगी और लाइट चीजें ऊपर आएंगी। और सबसे ज्यादा सबसे यूज करने से मसाले के डब्बा होते हैं, मसाले के बॉक्सेस जो होते हैं वो टॉप फ्लोर पे होंगे, वो नीचे नहीं रहेंगे, राइट। और अब आते हैं अपर कैबिनेट पे। अपर कैबिनेट पे भी कैसा रखना है कि जिनको देखने में थोड़ी दिक्कतें होती है ना, उनके लिए लाइट की विजिबिलिटी बढ़ाओ, ठीक है, क्लियर देख नहीं पाते तो उनके लिए लाइट की विजिबिलिटी बढ़ाओ, और ट्रांसपेरेंट रखो चीजें, ताकि एक बार में वो चीजें उनको देखने मिल जाए। ये भी आपको ध्यान रखना। डेप्थ कितना होना चाहिए, अपर कैबिनेट्स का वेरी करता है स्पेस के ऊपर, लेकिन 13 to 15 इंच का डेप्थ होता है अपर कैबिनेट्स। हाइट तो कितना भी बढ़ा सकते हो, जितना सीलिंग का हाइट देना है उतना भी बढ़ा सकते हो। प्लेटफॉर्म का हाइट मैंने बता दिया, प्लेटफॉर्म का हाइट एंड लेंथ एंड विड्थ कितना होता है, तो ये भी जान लो कि अगर 2 फीट 8 इंच का हाइट है तो डेप्थ होना चाहिए 2 फीट का। इंटरनली डेप्थ अलग होता है चैनल के लिए, एक्सटर्नली अलग होता है, दोनों साइजेस में फर्क आएंगे, क्योंकि अंदर से थोड़ा वॉल जाता है, तो इसके लिए अंदर का जो चैनल का जो होगा 23-24 इंच का होता है, 1-2 इंच कम होता है अंदर के पार्ट पे, ठीक है। और ये भी देखना है कि अगर कोई विशेष कोई कॉलम तो नहीं जा रहा, कभी कभार क्या होता है कि कॉलम जाता है, तो भी हमको समझने आता है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी पर्सनली कि आपका किचन का प्लेटफॉर्म क्या है,
कैसे डिजाइन करना है, ड्रॉवर्स कैसे, बिकॉज क्या होता है कि जो हमारे अंदर के जो ड्रॉवर्स बनाते हैं ना, वो सारे ड्रॉवर्स पे ना स्टैंडर्ड चैनल जाते हैं, स्टैंडर्ड साइज के चैनल जाते हैं मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं। आप रैंडमली कुछ भी ड्रॉवर डिजाइन करके लगा दोगे और चैनल्स वहां पर फिट नहीं होंगे, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा मैजिक कॉर्नर चाहिए नहीं चाहिए, मसाला पुलर चाहिए नहीं चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब कुछ क्लाइंट के ऊपर निर्भर होता है। उनसे पूछो क्या क्या रिक्वायरमेंट है किचन में, क्या चाहिए। और वैसे तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती ही है। टॉल कैबिनेट चाहिए क्या, टेंडम ड्रॉवर्स चाहिए क्या, मैश वाले चाहिए या फिर आपको कौन से चाहिए, उनकी यूज क्या है, बजट क्या है, सारा चीज तो बजट का होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज रिक्वायरमेंट। ओके, तो मैंने आपको साइजेस के हिसाब से भी बता दिया आप कैसे प्लान कर सकते हो। तो ये तो बहुत है। अब ये जो चेयर होता है डाइनिंग टेबल का चेयर, ये कितना होता है आपका 17x17, 18x18, स्टैंडर्ड डायमेंशन 18x18। ओके, टॉप व्यू, टॉप व्यू। हाइट तो ये है आपका। अब थिकनेस आपके ऊपर है, आप जैसे थिकनेस बनाओ, लेग्स जैसे बनाना चाहते हो, जिस थीम के हिसाब से बनाना चाहते हो, ब्रिटिशर्स के हिसाब से, यूरोपियन हिसाब से, या फिर मॉडर्न इंडियन या इंडस्ट्रियल या फिर बोहेमियन, जो जो ठीक लगे आप वैसे बना सकते हो। अब देखो कभी कभार क्या होता है, अभी तो आपको नहीं पता डिजाइनिंग कैसे करते, लेकिन अभी अगर आपके पास कुछ प्रोजेक्ट है और आपको उसके बारे में बात करना है क्लाइंट से, तो हाउ यू विल टॉक। आप बेसिक, आपका जमीन है यहाँ पर, आपने प्लेसमेंट कर लिया, यहाँ लिविंग होगा, यहाँ पर शेल्फ होगा, यहाँ पर ये मेरा कोजी बेड होगा। अब ये नॉट बेड, सोफा होगा। अब ये सोफा के साथ मैं क्या करूंगी, मैं रेफरेंस इमेज भी रखूंगी, बिकॉज जो सामने वाला क्लाइंट आएगा ना, वो गूगल का इमेज लेके आपके पास आएगा, ये वाला मुझे ना यहाँ पर चाहिए, तो उनकी भी मन की बात रखो। या फिर आपको कुछ और डिजाइनिंग पता है तो क्रिएट करो अपनी डिजाइन खुद से, लेकिन ऐसे भी नहीं लगना चाहिए कि उनके चॉइस को आपने इग्नोर किया है। ठीक है, यू शुड ऑलवेज हैव टू बैकअप प्लान अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन। तो आपने ये भी जो सोफा लिया है, ये सिर्फ ये जस्ट समझाने के लिए, प्लेसमेंट समझाने के लिए। अब ये जो सोफा सीटिंग है, ये चेयर कुछ भी हो सकता है, मेरा ये चेयर भी हो सकता है, फिर कुछ और दूसरा चेयर भी हो सकता है। तो वो सिर्फ समझाने के लिए बोलते हैं ना कि प्लेसमेंट के लिए मैंने ऐसे प्लान किया, ये चेयर आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हो गया। फिर डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल का आपका कैसे रहेगा, 6 सीटर जाएगा, 5 सीटर जाएगा, 4 सीटर जाएगा। यहाँ पर आपका क्रॉकरी के लिए कुछ रहेगा, तो वो आप वैसे प्लान करोगे। ये सारी चीजें ऐसी हो गई। फिर आपका किचन में जैसे आएंगे, अभी देखो किचन का क्या रोल होता है कि सामने आते ही हम लोग यहाँ पर हॉब देखते हैं। क्यों ऐसे हॉब देखते हैं, हॉब इससे देखते हैं ताकि कोई भी आए तो चीजें इजिली हो जाए, ये सारी चीजें इजिली बन जाए। बट आपको पता है अर्गोनॉमिक के हिसाब से इसका रूल क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बेसिन क्या है, बेसिन रखा जाता है एंड पे। क्यों, क्योंकि जो प्लम्बिंग का काम होता है ना, वो एंड पे अच्छा लगता है। समझो बहुत सारे बर्तन यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर बर्तन होते हैं, तो क्या सामने सामने कोई भी आया तो आंखों के सामने सबके सामने बर्तन जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं दिखता बेसिन पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि लास्ट में रख दिया जाता है। एक तो प्लम्बिंग का एक बड़ा इश्यू होता है इसके, बिकॉज सबके आउटलेट दूर होते हैं। प्लम्बिंग के आउटलेट ना एंड पे दिए जाते हैं, पाइपिंग सबका एक्सटीरियर पार्ट का देखता हम विंडो के बाहर से देखने हम कैसे निकलते। तो इसके लिए ना देखो, वैसे तो जी ट्रैप अलग ट्रैप लेके भी हम लोग प्लम्बिंग का पार्ट कर सकते हैं, उतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी उसमें भी नहीं आएंगे क्योंकि बहुत डिटेल प्लम्बिंग होगा। अगर डिटेल प्लम्बिंग सीखना है तो फिर कोर्स ज्वाइन करो, और मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगी, आपको बस थोड़ा आइडिया दे रही हूँ कि कैसे क्या करना। हाँ, अभी अर्गोनॉमी की बात जो मैं कर रही थी ना, कि आपका डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, 1 मीटर का होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मीटर। 1.5 मीटर होगा ना तो बहुत अच्छा है, लेकिन किचन के सबके स्पेस इतने होते नहीं है, तो 1 मीटर तो लेके चलो। ओके, यहाँ पर ये एक सर्विस काउंटर होता है, एक मेन काउंटर। मेन काउंटर मतलब जहां पर आपका मेन खाना पकता है, और सर्विस काउंटर जहां पर आप चीजें रखते हैं। अब ये डिजाइनिंग जो भी है ना, वो आपके आपकी खुद की थॉट एंड इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग होगी। ये मैं नहीं बताऊंगी कि यहाँ पर ड्रॉवर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्लाइंट क्या कहता है, क्लाइंट की सुनो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स की सुनो। आपको सिर्फ लगाना है दिमाग, दिमाग में क्या लगाना है, स्टैंडर्ड साइज, क्योंकि आप सबके लिए बना रहे हो, प्लस एस्थेटिक वैल्यू, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज हो गया तो एस्थेटिक वैल्यू आएगा नहीं। स्टैंडर्ड साइज, फंक्शनैलिटी, अर्गोनॉमिक, डिस्टेंस मैंने बता दिया कितना डिस्टेंस रहना चाहिए। यहाँ पर 1 फीट का डिस्टेंस, अगर पैरेलल किचन बना रहे हो, यू शेप बना रहे हो, तो भी 1 फीट 1 फीट 1 फीट। दरवाजे से सिर्फ क्लोज होते ये नहीं लगाना है, आपको थोड़ा डिस्टेंस रखना है। फ्रिज, आप यहाँ पर वर्क अर्गोनॉमिक ट्रायंगल होता है। ओके, वर्क अर्गोनॉमिक ट्रायंगल जिसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका रूल क्या है, यहाँ पर है क्या वर्क अर्गोनॉमिक ट्रायंगल, ओके नहीं है यहाँ पर इस स्लाइड पे। तो वर्क अर्गोनॉमिक ट्रायंगल का मैं रूल बता देती हूँ।
अब वर्क ergonomy ट्रायंगल में क्या है कि ये जो आपका ये होता है, ये ट्रायंगल होता है WEF। अभी वर्क स्टेशन भी बोल सकते हो, ये सब में अप्लाई होता है। ये आपके ये लिविंग रूम में भी अप्लाई होता है, सारे बेडरूम में भी अप्लाई होता है, ये सब में अप्लाई हो सकता है, सब जगह अप्लाई होता है। तो ये भी जो है ना वैसे ही है कि आपका जो सर्कुलेशन है, आप जो हो रहे हो मतलब यहाँ से आप एंटर लिए, आप जो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति यहाँ पर है सीधा यहाँ पर लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करे, तो इनकी प्राइवेसी ब्रीच हो जा रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही है। एंड इसका क्या रूल है कि आप जो भी डिस्टेंस मतलब 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, 1 मीटर। बट अभी आपको क्वेश्चन आएगा मैम ये प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये प्लेटफॉर्म और बेसिन का अगर मुझे आजू बाजू में बनाना है तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये आपका 2 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि खाना बनाओगे, खाना पकाओगे और पानी के छींटे आपके खाने में गिरेंगे ना, सो कॉमन सेंस है। दूसरा तो साइंटिफिक रीजन भी दे दिया मैंने कि अगर साइंटिफिक नहीं मतलब एक सेंसेबल रीजन दे दिया मैंने आपको कि यहाँ का डिस्टेंस कितना पड़ना पड़ेगा, 2 फीट। और 2 फीट क्यों यहाँ पर? और यहाँ पर अभी ये जगह पे यहाँ पर अर्गोनॉमिक काम करती है कि नहीं करती है ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्रिज है, ये आपका मेन कॉर्नर हुआ। मैं कैसे बनाऊं इसको? आपके ये आपका मेन पॉइंट है। ओके, सो दिस इज व्हाट एंड हाउ इट इज वर्किंग। आपका मेन फंक्शन क्या है? अर्गोनॉमी में आपका मेन फ्रिज होगा, फिर आपका एक हॉब होगा और आपका बेसन होगा। मतलब फ्रिज से निकालोगे, धो बस चीजें धोओगे और फिर खाना पकाओगे। अब हर चीज सिस्टमेटिक होगा, ये किसने कहा? समझो चीजें ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, मुझे सिर्फ खाना पकाना है, सिर्फ चाय बनाना है, तो मैं क्या फ्रिज में जाऊंगी? लेकिन ये जो रूल है ये किसके लिए है? डिस्टेंस के लिए है। ओके, ये डिस्टेंस के लिए, ताकि क्या है कि अगर समझो मैंने यहां से मेरा डिस्टेंस 2 मीटर का रखा, 2 मीटर स्पेस बहुत छोटा है, उतना स्पेस में 2 मीटर तो आएगा भी नहीं, लेकिन समझो मेरा रूम का स्पेस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा मेरा किचन है, सिर्फ यहाँ तक मेरा किचन, इतना बड़ा मेरा किचन है, ठीक है, इतना बड़ा मेरा किचन है। मैंने यहाँ किसी कॉर्नर पे मेरा किचन का फ्रिज रखा, यहाँ पर मैंने बेसिन बनाया और यहाँ पर मैंने हॉब बनाया, यहाँ पर मैंने हॉब बनाया, बन गया भाई, हाँ, यहाँ पर मैंने हॉब बनाया। अब ये तो 1 मीटर का हुआ नहीं ना, ये तो बहुत डिस्टेंस पे, चलो ये तो 1 मीटर के अंदर मैं एडजस्ट कर लूंगी, क्योंकि वो 1 मीटर के अराउंड ही होना चाहिए। 1.1 मीटर या 1.5 मीटर तक भी चलेगा, 1.5 बहुत ज्यादा होता है, सो आई सजेस्ट 1 मीटर, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस आपको दिख रहा है कितना बड़ा जा रहा है? ऐसे इतना बड़ा। इंसान यहाँ से वॉक करते करते आएगा और वो थक जाएगा, और वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उनकी डिजाइनिंग में है ना, उनकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए वर्क अर्गोनॉमी ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो हमारी प्रोडक्टिविटी को बनाकर रखती है। आज आपका हेल्थ अच्छा है, कल आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहा, आपको यहाँ से यहाँ उठकर चाय या पानी पीने तक का हिम्मत नहीं होगा, मन ही नहीं करेगा। आप अकेले पर्सन हो, आप उस स्पेस पे हो, आपका किचन किधर, आपका ये किधर, आप कहाँ कहाँ किधर हो, आपकी रिक्वायरमेंट है कि मेरे आसपास सब कुछ हो, लेकिन आसपास भी इतने भी आसपास नहीं कि आप आए और आपको लगी चीजें, कॉर्नर लगे, बेड लगी, ये लगी, आपको कुछ ना कुछ लगी जा रहा है। तो हर चीज का एक सिस्टम होता है, हर चीज का एक नियमित स्टैंडर्ड साइज होते हैं, तो उनको कुछ फंक्शंस होते हैं, उनको भी फॉलो करना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, लगता रहेगा कभी इधर लगा कभी उधर लगा, और आप थक जाओगे। और क्या है कि इंसान एग्जॉस्ट, अभी डेली एक्टिविटी में आपको काम करना रहेगा, आप यहाँ वहां जाओगे, आप ऑफिस का काम करोगे, स्कूल का काम करोगे, वर्किंग हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो चीजें अगर नियर बाय नहीं रहेगी तो क्या होगी, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, और इन टाइम्स आपको फिर इरिटेशन होगा, आपकी साइकोलॉजिकली वो चीजें इफेक्ट होने लगेंगी, आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। और अर्गोनॉमी और एंथ्रोपोमेट्रिक रूल में यही है कि आप ह्यूमन फ्रेंडली चीजें बना रहे हो, जहां पर लोगों के साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। साइकोलॉजी ये नहीं कि पागल की बातें कर रही हूँ मैं, उसकी मैं बात कर रही हूँ कि आप स्ट्रेस पे नहीं जा रहे हो, आपके लिए काम इजी हो रहा है, ना कि स्ट्रेसफुल हो रहा है। तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, और मैंने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे समझाया कैसे करना है। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपकी प्राइवेसी ब्रीच ना हो रही है। मतलब समझो
मैंने दरवाजा इधर बनाया, लकीली ये डिजाइन अच्छा है क्योंकि दरवाजा इधर है, तो इनकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं हो रही। व्हाट इफ दरवाजा यहाँ से होता, तो क्या होता है, ये सामने वाले जो व्यक्ति यहाँ 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 बैठे ना, जो भी आता है जाता है सब देख पा रहे, सिक्योरिटी आपकी ब्लॉक हो रही है, मतलब सिक्योरिटी रही नहीं। तो सिक्योरिटी भले डोर है आपके पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हर इंसान पे नजर जाती है। अभी देखो कोई एग्जांपल में केसेस देती हूँ, अभी क्रिमिनल माइंड का नहीं पता आपको दिमाग कैसा होता है, सेफ्टी के हिसाब से मैं बताती हूँ। तो एज अ डिजाइनर यू ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट सेफ्टी। तो अगर कोई आपका समझो कोई है वेंडर, अभी आजकल होता है ना कि कोई आ गया, हमने ऑनलाइन बुकिंग कर लिया, सामान आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, और अभी वो आज आया कल भी वही आया, फिर अब जब भी ऑर्डर करो तो वही आता है। कल को समझो वो क्रिमिनल रहा, आपको नहीं पता, उसको पता है कि आप इतने बजे ये पोजीशन में होते हो, आप इतने बजे इस पोजीशन में, आपके घर पे इतने ही मेंबर और आप ही रहते हो, फिर क्या करोगे, आप शिकार बन जाओगे। वो कुछ ना कुछ बहाना लेके आपके पास आएगा और आपका मर्डर करा देगा जो कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक सिक्योरिटी का मामला आता है। और बाकी की आंटी लोग तो ब्रिज करती है, पड़ोसी होती है ना, आती है परेशान करने, सो वो भी ध्यान देना है कि वो लोग भी डिस्टर्ब ना करें। ये जस्ट एक फन के लिए मैंने कहा ताकि क्लास बोरिंग ना लगे। सो फनी ना, वेट, ये जो है ना, ये क्या है कि आपका बाकी के रूम के लिए इजीली मूवमेंट है, मतलब मैं इस रूम से निकल रही हूँ, अब मैं बाकी के रूम के लिए इजीली मूवमेंट। अभी यहाँ पर जो व्यक्ति लोग बैठेंगे, इनके अभी यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से ये निकल गई, कल समझो मैंने इसको मैंने क्या किया, अभी ये जो व्यक्ति है, ये समझो वो हाउस कीपर है, फिर बाई है, या फिर कोई है, होंगे ना सबके घर में, नहीं होंगे तो हम खुद ही कभी 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 काम कर लेते हैं। तो क्या होता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है, मैंने यहाँ पर सब चेयर और फर्नीचर बना के रखा है, यहाँ पर भी बना के रखा है, तो उस व्यक्ति का प्रॉब्लम क्या होगा, वो व्यक्ति यहाँ से जाएगा, आप लोग के बीच में से जाए, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना, मीटिंग के बीच में से कोई जाए रूम के अंदर से, तो कितना इरिटेटिंग लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है कि मतलब भाई हमको तो चाहिए भी नहीं ये लोग हमारे बीच में आए। और सिर्फ मीटिंग की बात नहीं आ रही है, कचरे का जो होता है हमारा, कचरे कचरे का कूड़ा गंदी जो भी होता है घर के अंदर, तब क्या होता है प्रॉब्लम कि आप यहाँ पर बैठे हो और वो खाने का स्मेल है, तो दोनों के बीच में से वो गंदा स्मेल जाएगा, तो कितना गंदा इन्वायरमेंट लगेगा। तो बेटर है कि आप चीजें ऐसे, मतलब फर्नीचर की प्लेसमेंट ऐसे करो कि जब वो हो तो साइड से वो निकल जाए, ताकि चीजें वो अफेक्ट ना करे। वैसे थोड़ी बहुत चीजें मैटर हो जाती है, बट आप कितना ही कंट्रोल करोगे, तो जितना हो सके उतना करो। ओके ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड सो मेनी थिंग्स, नाउ व्हाट टू डू एंड व्हाट मोर वी हैव टू अंडरस्टैंड। डायमेंशन समझ में आ गया, सर्कुलेशन समझ में आ गया, कलर का मतलब समझ में आ गया, एप्लीकेशन समझ में आया, साइजेस क्या होने चाहिए। तो आपका ये होमवर्क ये भी है कि आप स्टैंडर्ड साइज से सारे बेड ढूंढ निकालोगे और मुझे दे दोगे सैटरडे को। ओके, ढूंढ निकालना है, गूगल से ढूंढ निकालना है और उनको याद भी करना है। आप बहुत सारे होंगे, तो इंडियन स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग ढूंढना, आप यूरोपियन स्टैंडर्ड साइज या उनके बेसिस पे मत जाना, ठीक है, क्योंकि हम लोग विदेश के घर डिजाइन नहीं करें, हम लोग इंडिया के घर डिजाइन करने वाले। तो फिलहाल इंडिया के हिसाब से पढ़ो, बाहर के हिसाब से बाद में लिखा जाएगा। एक मिनट, किसी गायब होता है, ये अलग होता है क्या, ये अलग होता है, दोनों अलग साइज होते हैं। देखो आपको क्या समझना है बेड के साइज में, किंग साइज बेड, क्वीन साइज बेड, क्वीन बेड, और दो स्टफ्स, वो सारे बेड्स क्या क्या है हमारे इंडियन के हिसाब से, क्या क्या अवेलेबल है वो देखना है। फर्नीचर सिलेक्शन, आप फर्नीचर सिलेक्शन कैसे करना है, आप कर्टन्स कौन से फर्नीचर, फर्नीचर एंड फर्निशिंग सिलेक्शन। ओके, फर्नीचर सिलेक्शन में ये भी ध्यान रखना है कि आप किस बेसिस पे आप क्या डिजाइन कर रहे हो। अगर आप वर्क स्टेशन अब लॉन्ग रन के लिए समझो कि वर्क फ्रॉम होम का काम है, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए मैं कोई भी कैजुअल चेयर एंड टेबल नहीं रख सकती हूँ। कोई आदमी वहां बैठा है और वो लॉन्ग रन में वहां काम करने वाला है, या फिर कोई भी औरत भी ऑफिस में लॉन्ग रन काम करने वाली है, तो मेरे लिए कंफर्टेबल एक बैक रेस्ट होना चाहिए, फुट रेस्ट होना चाहिए, आर्म रेस्ट होना चाहिए, ठीक है। एक कंफर्टेबल पोजीशन मुझे मिलना चाहिए जब मैं काम करूंगी, तो मुझे 2 घंटे 3 घंटे भी होंगे, मेरी बॉडी दुखना ना ले। देखो थोड़ा बहुत तो आपको थोड़ा वॉक करना रहना चाहिए, मीन वाला आपको 4 से 8 घंटे काम भले क्यों ना हो, लेकिन कंटिन्यूस कोई 8 घंटे बैठ के काम नहीं करता। ओके, 4 घंटे हो सकता है, 3-4 घंटे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप 3 घंटे भी काम करो ना, तो भी आप जिस भी जगह पे बैठे हो वहां आपको ना पेन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, बॉडी पोस्चर डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप अर्गोनॉमी चेयर जा सकते हो, या फिर एडजस्टेबल वाला चेयर
डिजाइन डिजाइन के बारे में सोच सकते हो। आप ये सारे चेयर यहाँ पर क्यों नहीं दिए गए, क्योंकि डिजाइनिंग के हिसाब से ये चेयर और इनकी फंक्शंस अलग है। ये पार्टी में मतलब क्लब्स में, पब्स में या फिर किसी कमर्शियल एरियाज में, ये सारी रिसेप्शन काउंटर में ये यूज हो सकता है। ओके, ये सारे एग्जीक्यूटिव चेयर्स है। एग्जीक्यूटिव चेयर्स अलग होते हैं, जो स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए ही काम आते हैं। तो जो आप ज्यादा लॉन्ग आवर वर्किंग के लिए सोचते हो तो आप वहां पर एग्जीक्यूटिव चेयर दे सकते हैं। ओके, बच्चों के लिए तो आपको जैसे ठीक लगे, लेकिन वर्किंग के लिए आप ऐसा असाइनमेंट प्रोजेक्ट करना है बच्चों के लिए तो एडजस्टेबल चेयर, बिकॉज आप कितने बार चेयर बदलोगे, ये भी बहुत महंगे होते हैं। 6-7-8 हजार के भी आते हैं, तो 3-4 हजार के भी आते हैं, 6-7-8 हजार के भी आते हैं। लेकिन डिपेंड आप किस टाइप का चेयर ले रहे हो और किसके लिए ले रहे हो। अदरवाइज क्या होगा, आप सस्ता सोच रहे हो, ले लिया, फिर बाद में वो कंफर्टेबल नहीं दे रहा, तो फिर थोड़ी वो रिटर्न लेगा, नहीं लेते वो। तो आपको सब चेक करवा के लेना होगा। आप डिजाइनिंग में क्या है कि स्पेस कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो मैंने कहा कि कस्टमाइजेशन में हम लोग को फोकस करना होगा। अब इसके बीच का गैप क्या है, 2 फीट होगा। ओके, ये जो है स्लाइडिंग डोर है, इसके लिए इजी, लेकिन ये ओपनेबल है, इसलिए इसमें स्पेस ज्यादा दिया, बिकॉज जो इसको खोलेगा तो उसके लिए वो आराम से वो खड़ा रह सके और उसे दिक्कत ना हो। आप हस्बैंड वाइफ जो भी है या फिर जो भी स्टूडेंट है या फिर कोई भी है, पीजी बना रहे हो, जिसके लिए भी बना रहे हो, पीजी बना रहे हो तो 2 कबर्ड, सबके लिए अपने अपने कबर्ड्स होंगे, राइट। वो देखना है, वर्क स्टेशन देखना है, स्पेस कितना है। और देखो, एक ये भी ध्यान रखना है कि आप एज अ डिजाइनर जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सब सारे सेंसेस को यूज करने के बाद, सारी एप्लीकेशन को यूज करने के बाद आपको तब भी लगे कि चीजें सही नहीं है, जस्ट टेल देम बिग नो। ओके, जस्ट टेल देम बिग नो, द थिंग्स आर नॉट राइट। ये मटेरियल आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, वॉट एवर मटेरियल यू लाइक। आप सर्कुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि सर्कुलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है वर्टिकल सर्कुलेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। वर्टिकल सर्कुलेशन मतलब स्टेयरकेस, एस्केलेटर, एलिवेटर, रैंप्स, ये सारे वर्टिकल में होते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन क्या है, घर के जो हम लोग टॉप व्यू से लेआउट, अभी इसे कहते हैं लेआउट, ड्राफ्टिंग में ये काम आता है। ओके, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेआउट बनाने कैसे होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम घर का मेन डोर बना रहे हैं, वहां पर किसी के लिए सीधा प्राइवेसी ब्रीच ना हो रहा है। प्राइवेसी सबसे बड़ा कंसर्न होता है, तो मैं हमेशा ये कहूंगी कि डायरेक्ट बेडरूम से रूम का ये कहीं पर ये नहीं होना चाहिए, इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, वहां पर सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब वो सिक्योरिटी कैसे होगी, सही तरीके से सही प्लेसमेंट में डोर होंगे, सही तरीके से सही प्लेसमेंट में विंडो होंगे, एंड चीजें होंगी अपनी अपनी पोजीशन में, राइट। ये सारा वैसा अप्रोच होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई बैठा है, मैं यहाँ से सीधा दरवाजा स्पेस दे दूंगी तो क्या होगा कि यहाँ पर कोई बैठा होगा, उसको भी दिखने में दिक्कत हो जाएगी, मतलब चीजें दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पर चीजें ध्यान रखें कि चुपचाप से सारी चीजें चली जाए, यहाँ पर किसी को कोई चीज इम्पैक्ट ना हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कचरा, किचन का कचरा निकाल लिया, अभी किचन का कचरा मैं समझे यहाँ ये वॉल नहीं होता, तो इनके सब गेस्ट लोगों के सामने से वो कचरा निकाल के आप यहाँ से निकल के चले आते, इतना अनईजी लगता है, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, राइट। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अब आप सोचिए मैम अगर सुबह से निकाल के रखो तो टेंशन नहीं रहेगा, लेकिन सोच लो एक आध बार कभी से हो गया तो भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट। अब मास्टर बेडरूम का ये है कि सीधा घर के एंट्री में आते ही दरवाजा ओपन नहीं होना चाहिए। आपका अगर दरवाजा ओपन हो रहा है तो आपका बेड ऐसे ही साइज में, ऐसे पोजीशन में होना चाहिए, डायरेक्टली विजिबल ना। वैसे दरवाजे बंद रहेंगे तो वो टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको समझाना, जिसे मैंने समझा दिया है। आप ओपन कम लिविंग स्पेस रख सकते हो, ओके, ओपन किचन, लिविंग कम डाइनिंग बना सकते हो, कुछ भी ऑप्शंस ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि आप जो भी कर रहे हो, किचन का चीज बहुत मैस होता है। आप भले कितना भी साफ सुथरा रखो, लेकिन किसी औरत या किसी को भी पसंद नहीं कोई हमारा किचन बी वेरी रियल नहीं पसंद है। हाँ, चाहे आप बहुत सजा सजा के रखते हो, कलर मार के रखते हो, लेकिन हमें डर लगता है कि किसी की नजर हमारे खाने पे ना पड़े। जो थोड़ा मस्ती कर लेना चाहिए ना, राइट। अब सर्कुलेशन देखो, एलिमेंट में क्या ध्यान रखना है कि आपके जो भी घर के डिस्टेंस है वो नजदीक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं बहुत दुनिया चल के आ रही हूँ और पता नहीं मेरा रूम कहाँ है, मेरा मेन डोर कहाँ है, और मेरे घर से मेन डोर से मेरा आने का जाने का रास्ता मतलब कितना दूर है। तो अप्रोच इजी होने चाहिए, डिस्टेंस व्यू में होने चाहिए, नजदीक होने चाहिए, वरना आपकी अगर हेल्थ खराब रही या कुछ भी रहा तो आपको वहां तक चल के आने में बहुत हेल्थ ड्रेन, एनर्जी ड्रेन हो जाएगा, आप बहुत एग्जॉस्ट फील करोगे, चीजें अच्छी
नहीं लगेंगी। अभी नहीं है तो क्या कर सकते हो, तो घर के अंदर की चीजों को इजी टू रीच बनाओ। ओके। एंट्रेंस, एंट्रेंस आपका ऐसा नहीं कि यहाँ शुरू हुआ है 3-4 किलोमीटर के बाद आपका घर का, मेरा साउथ में मूवीज में मैं देखती हूँ लोगों के घर कितने बड़े बड़े होते हैं, मतलब यहाँ से शुरू होता है, मेन गेट शुरू होता है, फिर आपको पता नहीं कितने मीटर तो जाने पड़ते हैं, उसके बाद कहीं तो अंदर जाके घर आता है। क्यों है, क्यों कार है मानती हो, बट क्यों द डिस्टेंस क्यों। अगेन जोकिंग रख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि विजिबल, नॉट एडवाइस। डिजाइनिंग में कुछ भी कर सकते हो अगर कई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल या फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आप एनर्जी ड्रेन करोगे, आप एग्जॉस्ट फील करोगे। टाइम, सोचो इन टाइम्स कभी आप तबीयत ठीक नहीं रही या फिर आप बहुत थक गए, तो ऐसी चीजें आपको लिखने मिल सकती है। एक मिनट, हाँ। हाँ, अभी क्या है कि आपका पाथ का स्पेस रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए कि बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, चीजें बहुत इजी टू रीच होनी चाहिए, आपके बीच में कोई टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, वो सारी बात। अब ये सारी चीजें कहाँ अप्लाई होती है, ये आपके हॉलवे, गैलरी, डोर, स्टेयरवे, ये सारी चीजें आप बहुत बना सकते हो। आपने मॉल्स देखे होंगे, राइट, आपने मॉल्स देखे होंगे, वैसे ही लगते हैं, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, सो क्रॉस मूवमेंट हुआ। अब ये तो मूवमेंट की बात है, एयर वेंटिलेशन का क्या रोल है, लाइट और एयर हमेशा साथ में होते हैं, ओके। एयर बहुत कम अमाउंट में होगा लेकिन होगा, लाइट के साथ होता है ये भी। अब हमें ना सही लेवल के विंडो प्लेसमेंट भी रखने होते हैं, तो क्या होगा अगर प्रॉपर सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन नहीं रहा ना, तो सामने वाला व्यक्ति जो उस घर में रह रहा है उसे बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें क्रॉस वेंटिलेशन होने चाहिए, कैसे वेंटिलेशन प्लान करने चाहिए, वेंटिलेशन बहुत खुद में बड़ा टॉपिक है, हम उस टॉपिक पे आएंगे, मेरा कर्सर नहीं दिख रहा। देखो अब वर्टिकल वेंटिलेशन जो है, इसको मैं थोड़ा, अब क्या क्या टाइप के वेंटिलेशन होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है क्रॉस। अभी वर्टिकल वेंटिलेशन में क्या है, जो अपने छत पे से बना है ताकि जो भी हवा और जो भी स्टेल गैसेस हो वो ऊपर से रिलीज हो जाए। कभी कभार क्या होता है साइड में बिल्डिंग्स है, साइड में बिल्डिंग्स है और विंडो के लिए जगह नहीं, तो आप छत से वो प्रोविजन दे सकते हैं। आप भी कुछ ड्रॉपलेट्स है, एग्जिस्टिंग फैन के कुछ है, तो आप ऐसे भी सिस्टम यूज कर सकते हैं, एस्थेटिक वैल्यू एंड फंक्शनलिटी दोनों क्रिएट करें। ये टॉयलेट पे बना सकते हो, अभी वो एग्जॉस्ट फैन के बदले आप सीलिंग में क्रिएटिव डिजाइन दिखाना चाहते हो उसको, यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ थिंग, ओके। use ventilation so that the occupant in kitchen or when or she is in bathroom they get good air around them without any smell and space because become comfortable for that person। मतलब वो ना बिना स्मेल के रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, कोई स्टेल एंड स्मॉल से ये स्मेल नहीं होनी चाहिए, चीजें कंफर्टेबल होनी चाहिए एंड उसके बेसिस पे चीजें इजी लगेगी। अब वेंटिलेशन के में देखो क्या है, ये आपके वर्टिकल वेंटिलेशन से हॉट एयर क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर अगर आपने विंडो एसी की जगह छोड़ा, तो यहाँ पर हवा आ रहा है, तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, एक ऐसा वेंटिलेशन दे दिया कि यहाँ से आपका हवा रिटर्न चला जा रहा है। सेम चीज ये है कि आप यहाँ से आए, फिर यहाँ से आपने वेंटिलेशन के लिए प्रोविजन दे दी, हॉट एयर एस्केप वेंटिलेशन इसको कहते हैं। हॉट एयर एस्केप थ्रू सीलिंग, अब सीलिंग के थ्रू क्या है, सीलिंग से चला जा रहा है, ये आपके वॉल्स के थ्रू जा रहा है, ओके, दिस आर गोइंग थ्रू द वॉल्स। समझो ये आपका बेडरूम का ये मतलब मेन ये आपका ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपने ये दे दिया, दरवाजा समझो यहाँ से है उसके बेसिस पे, तो यहाँ पर आपका जो सील हाइट होता है, फिर उसके सील हाइट कितना होता है आपका 3, अब ये आपका विंडो, ये आपका ये हो गया, यहाँ से आए हवा निकाला और आपके डोर के अपने थोड़े वॉल के डिस्टेंस पे छोड़ के आपने ऊपर एक विंडो के लिए जगह दे दी, वॉल पे जगह दे दी। आपने गांव में देखा होगा कि आंटी लोग जो खाना पकाती है तो उनके ना ऐसे कुछ सिस्टम नहीं होते, दीवार के अंदर छोटा सा गोल छेद होता है जहां से चूल्हे से जो खाना पकाते हैं ना, वो भाकरी वाकरी जो भी होता है वो चीजें बनाती है, सरसों का साग जो भी है, मक्की की रोटी, तो आपने देखा होगा कि उनके वहां पर ना छोटा सा गैप होता है, वॉल के अंदर से छोटा सा एक गोल चिमनी जैसा कुछ बना के रखा होता है, तो वहां से वो हवा निकल के चले आए। ये भी आपके बिल्डिंग्स में ऐसे डक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो आपको वैसे दिखने होंगे।
ये एक तरीके होते हैं। ये इस तरह से आपका प्लान है। ये प्लान आप बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए, या फिर आप एक काम करो, अपने घर को डिजाइन करने की कोशिश करो। एक जस्ट रफ आइडिया ले लो कि मेरा घर का स्टार्ट पॉइंट कहाँ से है, एंड देन ऐसे करके देखो और क्या क्या है। मैं आपको मेजरमेंट करना भी सिखाऊंगी, मेजरिंग टेप को कैसे यूज करते हैं वो भी सिखाऊंगी। सारी चीजें सीखेंगे हम लोग, डोंट वरी। अब हॉरिजॉन्टल वेंटिलेशन का क्या रूल है कि एक तरह से आप समझो, एक मेन मेन हवा आया और कहीं पर कुछ लगी आग, तो अभी वो हवा क्या होगा, वहां से टर्न जाएगा क्या, नहीं, एक डायरेक्शन पुश होना चाहिए जहां से वो ऑकवर्ड में निकल जाए। तो उसको लीवर्ड कहते हैं, इसको विंडवर्ड कहते हैं। विंडवर्ड से जहां से आपका फ्रेश हवा आ रही है और उस हवा के जो स्मोक है जिसको लीवर्ड थ्रू रिलीज कर रही है। फेसिंग विंड और सिचुएशन और साइड ऑफ फेसिंग कॉन्ट्रास्टेड लीवर्स, ये फेसिंग है। आप सबसे ज्यादा ना वेंटिलेशन, सबसे मैक्सिमम वेंटिलेशन कौन से होते हैं हमारे, क्रॉस वेंटिलेशन सबसे मैक्सिमम वेंटिलेशन में यूज होते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन मतलब क्या है, यहाँ से आया क्रॉस होके निकल गया, दिस इज ऑल्सो क्रॉस वेंटिलेशन। यहाँ से आया, यहाँ से ये निकल गया, क्योंकि सिंगल साइडेड मतलब जिस विंडो से आया उसी विंडो से वो निकल गया। विंडो थोड़ी, अभी हवा कहाँ से आ रहा है आपको दिख थोड़ी रहा है, हवा तो इनविजिबल है। अब इसमें कुछ डू एंड डोंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। डू एंड डोंट्स क्या क्या है, दरवाजे के ठीक सामने विंडो नहीं होनी चाहिए, मतलब आते ही पैरेलली विंडो नहीं होनी चाहिए। आपका डिस्टेंस भी होना चाहिए, मतलब मैंने यहाँ पर विंडो बना, दरवाजा मतलब इतने डोर के बीच में दरवाजा बनाया, डोर बोल रही, वॉल के बीच में दरवाजा बनाया, एंड यहाँ से मैक्सिमम लोगों को ये हवा मिलनी चाहिए ना, तो यहाँ से हवा आया, यहाँ से लोगों को मैक्सिमम हवा मिल रही है, एंड वो फिर यहाँ से निकल जा रहा है, विंडो के थ्रू कहीं से निकल जा रहा है। मोस्टली बिल्डिंग्स में ये होते हैं, घरों में ये होते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि हवा तो आ रहा है लेकिन मैक्सिमम ये वाला एरिया और ये वाला एरिया वेस्ट हो रहा है, सिर्फ फेस टू फेस हवा आके जा रहा है। तो ये एरिया ने कुछ पाप किया है क्या, है ना, मैक्सिमम एरिया सारे स्पेस को मिलना चाहिए। डोर के एकदम क्लोज विंडो नहीं होना चाहिए, ओके, आते ही एकदम नेक्स्ट, मतलब विंडो आया, दरवाजा यहाँ पर दरवाजा ठीक इसके बाजू में विंडो, मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में विंडो, तो आती हवा उधर से निकल गया, बाकी के अंदर रूम तक तो वो हवा पहुंची ही नहीं है। तो ये चीज भी आपके पास आपके साथ नहीं होनी चाहिए, और डिजाइनिंग में तो बिग नो। एंड देन आते हैं इसमें कि दो पैरेलल में ऐसे विंडो और डोर का प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीच में ये हवा क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी, यहाँ पर तो हवा नहीं रहेगी, एम्प्टी रहेगी। तो सिर्फ स्ट्रेट जा रहे हैं, यहाँ पर तो उतना, मतलब देखो गर्मी के सीजन को ही देख लो, अगर मैं बोलूँ नोएडा जैसे गर्मी, मुंबई में भी गर्मी बहुत अच्छी खासी रहती है, राजस्थान की में भी गर्मी होती है, इंसान को जब गर्मी लगती है तो एसी कितना ऑन करते हैं, ओके, एसी नहीं है, जिसके पास सिर्फ फैन है और स्पीड भी इतना अच्छा नहीं है, लाइट चली गई तो क्या करोगे, एसी ने, इन्वर्टर ने भी आपको धोखा दे दिया, फिर क्या करोगे, दरवाजा खोलोगे, विंडो खोलोगे, पता चले सिर्फ हवा यहाँ से थोड़ी धीरे धीरे करके आ रही है, यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है, और ये सामने जो बीच में आपका कहीं सोफा वोफा कुछ रहेगा, गया, गर्मी के मारे आपकी हालत खराब हो गई, हालत तो खराब होनी है। तो क्या है कि अगर आपने ऐसे कुछ डिजाइन किया ये साइड से ये साइड से, तो मैक्सिमम क्या है कि इसके जो डोर के एकदम एकदम लास्ट पे अपने विंडो यहाँ पर दिए, यहाँ पर इसके एंड पे यहाँ पर विंडो दिए, तो क्रॉस वेंटिलेशन होगा। तो जितना लेवल, मैक्सिमम लेवल ऑफ क्रॉस वेंटिलेशन रहा, वहां पर स्टेल गैस नहीं होंगी, कुछ भी स्मेल नहीं होगा, और फ्रेश हवा आती जाती रहेगी। तो इससे क्या होगा, वो रूम का जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी रहेगा, ओके, और उसकी वजह से चीजें अच्छी रहेंगी। अब यहाँ पर भी आप देख लो क्या हो रहा है कि यहाँ से आपका ये हवा आ रहा है, यहाँ से आपने यहाँ पर रखा, अभी ये क्या है कि यहाँ से रूम अपने दरवाजा खोला और इसके बीच में पार्टीशन डाल दिया, तो यहाँ तक हवा कहाँ पर आएगी, नेचुरल हवा कहाँ पे आएगी। रूम में नेचुरल हवा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जर्म्स बैक्टीरिया मारता है, ओके। नेचुरल हीट एंड लाइट्स भी बहुत जरूरी है, बिकॉज क्या, मतलब सुबह की धूप अच्छी होती है, वो चीजें जर्म्स एंड बैक्टीरिया मारती है, और जो डैम्पनेस का जो स्मेल होता है वो भी निकाल देता है। तो इसके लिए डोर के राइट प्लेसमेंट्स होने बहुत जरूरी है आपके घर के लिए। वेंटिलेशन कैन बी प्लान अकॉर्डिंगली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और क्रॉस वेंटिलेशन, और मोस्टली we plan the place across the ventilation as maximum air flow and can room ventilation can be providing taps and repel damage। तो ये इमेज को देख लो और देख लो। तो आज के लिए तो हम बस इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, वेंटिलेशन को कवर अप करेंगे। तो कुछ भी डाउट रहा सैटरडे कवर अप हो जाएगा। आपको थैंक यू, और कुछ भी रहा तो प्लीज हमारी टीम से कांटेक्ट करें। बाय बाय।